नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। मैं हूं ओजस्वी चौहान। साल 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ऐसी ऐसी चीजें हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। हिमाचल प्रदेश में चाहे एक पार्टी के विधायकों का पार्टी छोड़कर जाना हो या इंडिपेंडेंट विधायकों का, निर्दलीय विधायकों का रिजाइन करना हो, जो हिंदुस्तान में ही पहले कभी नहीं हुआ। इस तरह की बहुत सी चीजें हुई जो हिमाचल की राजनीति में माना जाता है कि पहले नहीं होती थी। तो हिमाचल की राजनीति में जो घटनाक्रम चलते रहते हैं और फिलहाल हिमाचल की राजनीति कैसी चल रही है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुटलेहड़ के विधायक विवेक शर्मा जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। विवेक शर्मा जी, आप एक ऐसी जगह से विधायक हैं जहां कांग्रेस की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी पहले। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था। तो कैसे आप अपनी जर्नी को डिफाइन करेंगे, अगर आपको हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेकर जाना हो? देखिए, जहाँ तक कुटलैहड़ की बात है, ये ठीक है कि कुटलैहड़ में जो है वो पिछले 32-33 साल का जो अंतराल जो रहा जी। वो भाजपा का रहा है और लगातार वहाँ से जो भाजपा वहाँ जीतती रही, चाहे वो पूर्व में रामदास मांगड़ जी थे, चाहे वो वीरेंद्र कंवर जी थे। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं 1996 में जो है वो NSI के पैनल से हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए और लगातार अपना जो राजनीतिक जीवन शुरू किया। और उसमें पहले NSI में काम किया, NSI के बाद यूथ कांग्रेस में आया, यूथ कांग्रेस में मैं कई पर भी अलग अलग पोस्टों के ऊपर काम किया। और 2017 में मुझे बहुत समय के बाद जो मुझे पहली बार टिकट पार्टी ने दिया और विपक्ष का चुनाव था, क्योंकि सरकार 12 से 17 की सरकार कांग्रेस की थी। और टिकट जो है उसका अंतराल बहुत कम रहा और कोई तकरीबन 10 दिन का मुझे मौका मिला चुनाव प्रचार करने का। मगर उस चुनाव प्रचार में भी थोड़ा सा के मार्जिन से जो है वो कांग्रेस पार्टी वहाँ से हार गई। मगर एक हाईएस्ट वोट बैंक जो है कांग्रेस पार्टी को जो पड़ा, जो आज से कभी पड़ा नहीं था, तकरीबन 26,000 वोट जो है वो कांग्रेस कैंडिडेट के नाम से मुझे वहाँ पर पड़े। और लगातार हमने जो है वो उसके बाद देखा कि क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का संगठनात्मक ढांचा वहाँ पे कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ था। और उस समय मैं पॉलिटिक में जनरल सेक्रेटरी के उसके ऊपर काम कर रहा था। मैं प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सेक्रेटरी था और मैंने पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव के बाद मैंने जो है वो ब्लॉक के संगठन को मजबूत करने के लिए ब्लॉक के अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी ली और लगातार हमने जो है 5 साल मेहनत की और एक नारा लेके चले कि जो मर्जी हो, इस बार जो कांग्रेस को वहाँ से जिताना है। और निश्चित रूप से जो है वो 2022 में हम वहाँ पे कांग्रेस को जिताने में सफल हो गए। और आपने देखा कि और मैंने पार्टी की जो पार्टी की गाइडलाइन है उसके बाहर हम कभी गए नहीं। 22 में मेरा टिकट कट गया, मगर पार्टी हाईकमांड ने ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जो लोग जो पैसे के साथ जुड़े थे, धन बल के साथ लोग जो है वो वहाँ पर एंट्री कर गए और जिसका खामियाजा पार्टी को भी बाद में भुगतना पड़ा। तकरीबन 14 महीने के बाद जो है वो एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसमें जो है पार्टी के 6 लोगों ने जो है एकदम जो है वो पार्टी से त्याग पत्र देकर पार्टी को छोड़ दिया। और उसी विवाद में चलते जो है पार्टी ने देखा कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ उन लोगों को मौका देने में, उसमें जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और केंद्र नेतृत्व का, जिन्होंने दोबारा फिर अपनी गलती को सुधारने के लिए जो है वो मुझे टिकट दिया और एक अच्छे मार्जिन के साथ तकरीबन 5,500 वोटों के साथ जो कांग्रेस कुटलैहड़ के लोगों ने मुझे जो है वो जिताकर जो है वो विधानसभा भेजा। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुटलैहड़ की मैं एक रोष था लोगों में। और जब ये चुनाव हुआ, ये चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक चुनाव था और ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं हिमाचल की राजनीति में जो घटनाक्रम बना। और इस घटनाक्रम में जो जब मौका मिला तो आज तकरीबन मुझे जो है वो 8-10 महीने जो है वो किस क्षेत्र के लिए जो है वो का नेतृत्व करते मुझे हो गए हैं। और लगातार और हमने देखा कि कुटलैहड़ में एक बहुत बड़ा जो अंतराल जो भाजपा का समय का रहा कि क्षेत्र में धरातल के ऊपर विकास कहीं दूर दूर तक नहीं था। अगर आप देखें कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी और हर चीज़ जो वो ठेकेदारी प्रथा वहाँ पर बहुत हावी थी। और हैरानी की बात होगी कि हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड की मशीन तक भी वहाँ पर नहीं थी, लोगों को लिए बहुत दिक्कत आती थी।
और डेवलपमेंट के नाम के ऊपर सिर्फ जो है वो हर बार सपने दिखाए जाते थे। और हमने जो है वो आने के बाद जो है लगातार इन चीज़ों के ऊपर काम किया और तकरीबन 7-8 महीने में हमने जो स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार करने के लिए भी हमने काम किया। आज अल्ट्रासाउंड मशीन जो वहाँ पे लगने जा रही है, ब्लड टेस्टिंग वहाँ पे नहीं होती थी, आज वहाँ पे ब्लड टेस्ट होना शुरू हो गए। आज अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो है वो एक लड़ाई लड़ी और हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या शुरू से रही और बीबीएमबी से जो है वो परमिशन लेके जो है वो बीबीएमबी को, क्योंकि परमिशन भी नहीं कह सकते, ये हमारा हक था, मुख्यमंत्री ने उसकी लड़ाई लड़ी कि गोविंद सागर डैम वहाँ पर है जहाँ पर जो है वो 3 राज्यों को पानी जाता है, बिजली पानी की सुविधा हमारे यहाँ से उनको उपलब्ध होती है और उस चीज़ को देखते हुए आज गोविंद सागर डैम से जो है वो पानी उठाने के लिए जो है वो हमें जो है जब परमिशन मिल गई तो एक नई चीज़ जो है वहाँ पर सामने आती है कि आने वाले समय में अब यहाँ से जो पानी की स्कीमें बनाई जाएंगी जिसके साथ कृषि क्षेत्र के लोगों की जो पानी की समस्या उसको ख़त्म किया जाएगा। और साथ ही साथ कुछ वायदे मुख्यमंत्री ने और हमने लोगों से किए थे कि हमारे वहाँ पे एक सड़क थी, काफ़ी समय से जो है वो उसके ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री 33 करोड़ रुपये जो उसके लिए सैंक्शन किया रहा है उसके ऊपर आज काम चल रहा है। और लठैनी मंदली पुल मेरे पिताजी के समय, मेरे पिताजी जो लास्ट विधायक वो कांग्रेस से थे, 85 to 90 में उन्होंने यहाँ पे नेतृत्व किया और उस समय उन्होंने जो है वो लठैनी मंदली पुल की बात की थी और लठैनी मंदली पुल की बात को जो, क्योंकि वो कांग्रेस की सोच थी, उसको 30 साल तक जो है उसको लोगों को उसको पीछे रखा गया और आते ही जो है वो 920 करोड़ का जो प्रोजेक्ट जो है आज लठानी मंदली पुल का जो है वो सैंक्शन हुआ और आज वो प्रोजेक्ट अवार्ड भी हो गया और मैं समझता हूँ कि 3 सालों में उस पुल भी जो है वो जनता के लिए बनके तैयार हो जाएगा। आपने अपना जो आपका कार्यकाल रहा है अभी तक उसमें जो विकास कार्य हुए उनके बारे में आपने हमें बताया, लेकिन आपका जो विधानसभा क्षेत्र है मतलब आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं बेसिकली, और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र वो संसदीय क्षेत्र है जहां से काफी नेतृत्व मिला है देश में भी और प्रदेश में, जैसे कि अनुराग ठाकुर हुए, जेपी नड्डा जी हुए, हम अब अभी प्रेजेंट में प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, ये चारों जो बड़े नेता हैं अभी हमीरपुर से। लेकिन कहीं ना कहीं हमीरपुर जो संसदीय क्षेत्र है वहां के लोगों को लगता है कि वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, उनका जो जितना वो डिजर्व करते हैं उतना रिप्रेजेंटेशन उन्हें नहीं मिलता है। जो बात आप कहना चाहते हैं मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि जिस नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं ये नेतृत्व जो था वो पहले नेतृत्व था भाजपा के पास। हमीरपुर को पहले भी मौका मिला, हमीरपुर से मुख्यमंत्री पहले भी रहे। करंट की बात करें अभी भी 4 प्रमुख लोग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि प्रदेश में भाजपा के से मुख्यमंत्री रहे, हमीरपुर से थे, पार्लियामेंट लगातार भाजपा के पास थी, मगर उस क्षेत्र का और उस पार्लियामेंट का विकास जो दर थी वो विकास दर उतनी स्पीड में नहीं चली जब तक जो आज अगर किस सिनेरियो की हम बात करें 2 साल जो है वो आज कांग्रेस सरकार को हुए। आज यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो हमीरपुर से हैं, उप मुख्यमंत्री ऊना से हैं, मगर आज आप देख रहे हैं कि आज हमीरपुर पार्लियामेंट में अगर आप देखेंगे हमीरपुर पार्लियामेंट का ये जो आपका देरा जो है ये भी हमीरपुर पार्लियामेंट का अंग था, जहाँ पर कांग्रेस कभी आती नहीं थी, आज देरा में कांग्रेस जीती। आज हमीरपुर में जो है वो आज मेडिकल कॉलेज का काम वहाँ पर हो रहा है। आज अगर मैं अपने लठानी मंदली पुल की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे हो रही है। अगर हमीरपुर पार्लियामेंट में बात करें तो बनोपली बिलासपुर रेलवे लाइन का काम पूरे जोरों से चल रहा है। तो ये चीज़ें जो बार बार लोगों को एक सपना दिखाने के लिए हर चुनाव के लिए एक चीज़ रखी जाती थी कि अगली बार चुनाव आएगा और कहेंगे कि इसको करेंगे, उन सब चीज़ों का जो विराम लगा था आज उसकी स्पीड जो 2 सालों में बढ़ी। आज उन सब चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है जो मात्र लोगों को सपने दिखाए जाते थे। आज से पहले क्या था, हर बार चुनाव के लिए एक चीज़ रखी जाती थी कि अब इस बार अगर आप मौका देंगे तो हम ही करेंगे। अब हैरानगी की बात हो, मैं खुद सैनिक स्कूल का पढ़ा हूँ और अभी हाल ही में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होली महोत्सव के समय में सुजानपुर में गए, तो सुजानपुर का नेतृत्व था, हमीरपुर का नेतृत्व था, मगर सैनिक स्कूल को आज तक जो है वो जिस स्कूल से ऑफिसर्स निकले हैं, देश में सेवा कर रहे लोग जो आज स्कूल से निकल के गए, हर वर्ग में हर फील्ड में जो आज लोग काम कर रहे हैं आज स्कूल से, मगर आज तक आप हैरान होंगे कि उस सैनिक स्कूल के लिए एक पैसा कभी सरकार ने नहीं दिया। मगर ये पहली बार हुआ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 करोड़ रुपया उस स्कूल के लिए दिया जब उन्होंने देखा कि उस स्कूल की जो हालत है बहुत ख़राब हुआ है। तो ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो क्षेत्र के साथ जुड़ी थी और जो क्षेत्र के एक ऐसी चीज़ें जिनके उसके साथ क्षेत्र का नाम था,
उस सब चीज़ों को पीछे रख के जो है वो सपने जब दिखाए जा रहे थे, तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और उनका एक ही प्रण है कि यहाँ पे जो राजनीति जो है वो सिर्फ इस बात के लिए राजनीति नहीं है, और वो ठीक बोलते हैं, ये राजनीति व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति है। और जो नारा उन्होंने दिया था उस नारे के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आज के क्षेत्र का विकास हो रहा है। आज अगर आप धरातल में जाके आम पब्लिक से अगर आप पूछेंगे तो वो जनता खुश है। आज वहीं मनरेगा की अगर बात करें, जहाँ पर 10-10, 15-15 रुपये बढ़ाए जाते थे, आज पिछले साल में बजट में जो 64 रुपये बढ़ाए गए, 300 रुपये मिलता था, आज वहीं उन लोगों को जो 20 रुपये और बढ़ा के जो आज 320 रुपये दे रहे हैं। मगर आज से पहले क्या होता था? आज से पहले जो है वो सिर्फ उस वोट बैंक को जो है को कट कर रही हूँ, लेकिन विपक्ष इसमें आपसे अग्री नहीं करता है। जैसे बजट को बहुत ही बेकार बजट बताया गया। देखिए, और विपक्ष की अपनी भूमिका है। अगर मैं अपनी बात करूं, हमने विपक्ष का बहुत बड़ा लंबा समय देखा है। विपक्ष का काम है कि आलोचना करना, और आलोचना विपक्ष को क्या ठीक नहीं लग रहा है? हमारे देश की आर्थिकी है किसान। आज किसान मजबूत हो रहा है तो विपक्ष को उसमें जो है वो लग रहा है कि अगर ये वर्ग अगर मजबूत हो जाएगा तो आगे को वोट कौन डालेगा? क्योंकि आर्थिक रूप से जब व्यक्ति मजबूत हो जाता है तो उसको कहीं ना कहीं समझ आती है, क्योंकि एक परसेंटेज वर्ग ऐसा है जो अपने परिवार की परेशानी में रहते हैं। वो सोच ही नहीं पाता है कि मैं इस दायरे से बाहर कैसे जाऊं। आज आर्थिकी मजबूत हो रही है। आज एक किसान जो है वो आज दूध का रेट उसको 100 रुपये के आसपास मिल रहा है। और मैंने विधानसभा में इस बात को कहा कि जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, मैं कह रहा हूँ मेरे क्षेत्र में आइए। आज धनौर में एक मिल्क प्लांट वहाँ पे लगा, और वो मेरे क्षेत्र से जो लोगों से, किसानों से दूध लेके जाते हैं, उनको 90-100 रुपया रेट वो दे रहे हैं। और क्वालिटी बेस्ड फैट के ऊपर दूध का रेट आपको मिलेगा। दूध का रेट आपको अच्छा मिल रहा है, जो सरकार ने कहा वो मिल रहा है। सरकार ने जो मध्य वर्ग और हर वर्ग को जो वो मजबूत करने के लिए जब बजट की बात की, तो मैंने उस समय बात की कि आज किसान, हमारी जो आज कृषि प्रधान देश ये है, और इस देश में जो है लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो किसानी से जुड़े हैं। कितना बड़ा वर्ग है, और उस वर्ग की तरफ जो है वो हमेशा उस वर्ग को जो इग्नोर किया जाता था, आज मुख्यमंत्री ने उस वर्ग को देखते हुए इस बजट को बनाया। और मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले समय में, मैं विधानसभा में देख रहा था, एक बुजुर्ग वहाँ पर आए और वो उनकी आंखों से आंसू निकल गए जब मुख्यमंत्री को निकला से मिले, और उन्होंने उनके गले में हाथ डाल के कहा कि आपने हमें मजबूत करने के लिए आपने जो बजट बनाया वो आपने हमारी मजबूती के बनाया। उस किसान का आज अभी आप देख रहे थे, कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक महिला ने जो है वो अपनी सर्विस छोड़ने के बाद जो है वो आज डेयरी का काम कर रही है, और वो 2.5 लाख रुपया जो है वो महीने का कमा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप से मजबूती का बजट है। और यहाँ पर जो है वो विपक्ष को, और आपने हाल ही में देखा होगा, शिमला में 27 तारीख को प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन में भाजपा की जो गुटबंदी थी वो सामने नज़र आ रही थी। उनके नेता जो है वो, सब नेता जो है वो शिमला में जिस मतलब बेटिका चौक के ऊपर जहाँ पर 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार का प्रदर्शन होता था, आज वहाँ पर 3-4 हज़ार में जो है वो भाजपा सिमट करेगी। और वहाँ पर जो है वो ऐसे ऐसे वीडियो क्लिप्स आए कि हर नेता का वहाँ पर कार्टून बनाया गया। तो विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका निभा रहा है केंद्र को दिखाने के लिए, क्योंकि उनकी लड़ाई है एक। मगर विपक्ष अगर बोलो कि विपक्ष कोई मजबूती की बात करा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि धरातल में जितनी भी बातें हैं उसका कोई असर हो रहा है। भाजपा विधायक हैं आशीष शर्मा जी, उन्होंने हाल ही में हमारे ही चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा था कि अगले 15 साल भी कांग्रेस पार्टी अब हिमाचल में नहीं आएगी। इस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने पिछले अपने इस कार्यकाल के अंतर्गत किया है। देखिए, अगर मैं अतीत की बात करूं, हिंदुस्तान में या हिमाचल की बात करें, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने जो है वो, अगर प्रदेश हिमाचल की बात, कांग्रेस के नेताओं ने ही जो है वो हिमाचल को जो है वो, डॉक्टर परमार थे, डॉक्टर परमार लगातार उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया और कांग्रेस को रिपीट भी किया। और मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूं कि आने वाले समय में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप है उसके नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा रिपीट यहाँ पर करेगी। और ये ऐतिहासिक जो है वो समय आने वाला है कि जब रिपीट यहाँ पर नहीं होती थी, बहुत लोगों ने यहाँ पे कोशिश की, मगर यहाँ पर अब सरकार रिपीट होगी, क्योंकि जिस वर्ग को बार बार इग्नोर किया जा रहा था, आज वो वर्ग जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसकी मजबूती होने से कांग्रेस की जो है वो एक पॉजिटिव वेव कांग्रेस के लिए नज़र आ रही है।
आज से पहले किसी व्यक्ति ने जो है वो ये नहीं सोचा कि एक बिन माता पिता का जो बच्चा है उसके जीवन में क्या कठिनाइयाँ आती होंगी। मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार बनने के बाद उन्होंने एक सुख आश्रय बनाया। आज वो बच्चों को सपना नहीं दिखाएगा, आज वो बच्चे जो है वो अब्रॉड का टूर लगा के भी वापस आ गए, साबित किया उसके लिए। आज कभी भी टीचर्स को जो है वो अब्रॉड उनको गाइडेंस के लिए नहीं भेजा गया, आज भेजा गया और वो बाहर का विदेश का टूर करके भी आ गया और उन्होंने देखा। तो ये चीज़ें जो बोली गई थी वो जब हो रही हैं, तो जो बच्चे आज बच्चों का 40 बच्चों का ग्रुप जाके दोबारा फिर जा रहे हैं, तो जो बच्चे आज अब्रॉड स्टडीज़ के माध्यम से जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बोली थी तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने करके बताया। आज से पहले किसी नेता ने किया? क्या आम परिवार का व्यक्ति बच्चा कभी सोच सकता था कि मुझे हवाई यात्रा भी करने का मौका मिलेगा? बिन माता पिता का बच्चा कभी सोच सकता है कि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे, पॉकेट मनी भी मिलेगी? आज उन बच्चों का अगर सपना पूरा हो रहा है तो वो एक सोच के माध्यम से हो रहा है, और उसके लिए सोच होना जो और सोच को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी बात है। जी, आपने कांग्रेस पार्टी की बात की, तो जो संगठन में अभी चेंजेस होने हैं वो उसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है? मतलब कभी इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं प्रतिभा जी की तरफ से कि सीएम साहब से समय मांगा है और ये सब, मतलब लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं दिख पा रही है। देखिए, ऐसा होता है कि एक प्रदेश हर संगठन में प्रदेश में कार्यकारिणी को भंग किया गया। प्रदेश में अध्यक्ष पद तो भी मौजूद हैं, आदरणीय प्रतिभा सिंह जी वहाँ पे प्रदेश की अभी तक अध्यक्ष हैं, और कार्यकारिणी का गठन हो, और ये इसी में नहीं, सभी पार्टी में जब कार्यकारिणी का गठन किया जाता है तो उसके लिए जो केंद्र नेतृत्व जो उसको सोच विचार करके कि हमने अगर आने वाले 10, 15, 20 साल के लिए अगर लड़ाई लड़नी है तो हमने किस नेतृत्व को आगे लेकर चलना है, किस वर्ग को आगे लेके चलना है, हमने युवाओं को कितने % में लेके चलना है, कितने लोगों को चलना है, तो उसके ऊपर सारी जो है वो रूपरेखा बन रही है। क्योंकि आपने देखा प्रदेश के जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि हमारे देश में पहली बार एक इतनी बड़ी आपदा आई जिसके कारण जो है प्रदेश का पूरा ढांचा जो है वो उसका स्वरूप बिगड़ गया, और उसके चलते जो है वो अभी तक जो है वो जब एक ज्वाइंट बैठक होकर जो उसके ऊपर निर्णय होना था वो अभी तक हो नहीं पाया, मगर लगातार उसके ऊपर जो बैठकें हो रही हैं। आप अभी भी मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं और केंद्र नेतृत्व के पर उसकी चर्चा चल रही है, तो हमें लगता है कि जल्द उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा और जल्द नई टीम जो है प्रदेश में मिलेगी ताकि संगठन के काम को भी साथ साथ चलाया जाए। इसी पे थोड़ा सा और बात करना चाहेंगे आपसे। प्रतिभा जी ने ये भी एक बार कहा है कि कुछ लोग थे जो डिजर्व करते थे जिनको अब तक एडजस्ट नहीं किया गया है, तो हमने अभी प्रदेश में दूसरी पार्टी में देखा, कांग्रेस पार्टी में ही देखा कि लोगों की विचारधारा के आगे उनकी महत्वाकांक्षा आ गई और वो छोड़ के गए पार्टी। तो कहीं ऐसा कुछ फिर से ना हो जाए ये जो चल रहा है? चाहे परिवार हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, हर व्यक्ति को खुश करना जो है वो किसी के उसमें नहीं है। परिवार में 5 लोग होते हैं, 5 लोगों को भी खुश नहीं किया जा सकता। छोटा सोचता है कि बड़े से ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़ा बोलता है छोटे से प्यार ज़्यादा करते हैं। टकराव तो हर परिवार में रहता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हो, मगर मैं ये भी कहूँगा कि अच्छी रूपरेखा बनाने के लिए उसके लिए विचार करके उसके ऊपर काम करने में समय लगता है। अगर एक अच्छी टीम आपको बनानी है, क्योंकि अभी तो हाल ही में 2 या 3 महीने इसके ऊपर काम करते हुए, पहले तो सरकार जो है वो सरकार अपने आप को स्टैंड करके जो हमने जो जनता से वायदे किए थे उसके ऊपर काम कर रही थी। पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने सरकार बनते ही जो पुरानी पेंशन थी उसको बहाल करके जो लोगों को दिया, तो ये किसी राज्य में तो और हमें है नहीं। आज भी विपक्ष, हम विधानसभा में बात करते, विपक्ष आज भी इस बात के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है, हामी भरने के लिए तैयार नहीं है कि अगर उन्हें कभी मौका मिलता है तो क्या वो पुरानी पेंशन को बंद करेंगे कि चलाएंगे। तो ये चीज़ें तो जिसने बोली हैं वो कर रहे हैं, मगर आज ये आप ये देखिए कि यहाँ पर आप पहले भी एक बात कर रहे थे और मुझे याद आ गया कि जब भाजपा ने कुछ वायदे किए तो भाजपा तो अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाई। 2014 में जब पहली बार बीजेपी खत्म हुई और नरेंद्र मोदी आए, बीजेपी तो खत्म हो गई, बीजेपी तो आज कहीं नहीं है। आज तो अगर पूरे देश में अगर है तो नरेंद्र मोदी और शाह हैं, भाजपा कहाँ है? बोलते तो लोग ये भी हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई राहुल गांधी के आने से। नहीं, आने से क्या, कांग्रेस तो पहले राहुल गांधी जी थे, सोनिया जी थे, राजीव जी थे, इंदिरा गांधी, हम तो एक उस परिवार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं जिन लोगों के परिवार के लोगों ने शहादत दी हैं। नरेंद्र मोदी जी और शाह के परिवार ने कहा शहादत देने वाले तो अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे,
अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद इस बात को कहा कि भाजपा के ऊपर लाइन के ऊपर नहीं चलेंगे वाजपेयी। मेरे पास आज भी आर्टिकल की लाइन है। मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, जिन लोगों ने रथ यात्रा करके पूरे देश में जो है वो हिंदुत्व के नाम के ऊपर पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की है और जिन लड़ाई ली, आज वो लोग तो मर गए कि हमें भी कभी याद किया। आज वो उनको कहाँ बिठाया जाता है? तो कहाँ है भाजपा तो कहीं है नहीं। आज तो सिर्फ दो लोगों की पार्टी चल रही है और उनके बाद उनके एक भी अगर उस टायर का पहिया अगर भी आगे पीछे होगा तो कांग्रेस तो जहाँ पे वहीं है, मगर भाजपा की शक्ल देखने के लिए लगेगा पता कि भाजपा का स्वरूप अब क्या रह गया। और उसका नज़ारा तो हमने 27 तारीख को देख लिया। आने वाले समय में पूरे देश में भाजपा की स्थिति ऐसी होगी, ये आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ। और समय हर चीज़ का आता है। कांग्रेस ने वो समय भी देखा जब विपक्ष में एक व्यक्ति नहीं था। इंदिरा गांधी जी ने खुद रिज़ाइन करा के अपने लोगों को इलेक्शन लड़ा के विपक्ष के लिए 2 लोगों को वहाँ पे भेजा। मगर आज भाजपा सोच रही है कि शायद हमारा समय ऐसा रहेगा। ऐसा किसी का नहीं रहता। समय जो है वो एक निरंतर बदलने की प्रक्रिया जो है वो, अगर आज भाजपा सत्ता में है तो ये सोच रहे हैं कि दूसरी पार्टियों का जो है बिल्कुल उनको ख़त्म कर देंगे। कोई ख़त्म नहीं होता है। ये एक वो है, आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का होगा। परसेंटेज वोट बैंक में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने लीड किया है और आने वाले समय में जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा उभर के जो केंद्र नेतृत्व में भी आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो बोला है वो आज तक किया है। भाजपा ने सिर्फ सपने दिखाए। 15 लाख मिलेगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर वो मिला होता, ये बार बार कहते हैं 1500 रुपया, 15 लाख आप बताएं हिंदुस्तान के किसी एक व्यक्ति के खाते में भी आया? मगर हमने 40,000 महिलाओं के खाते में जो 1500 रुपये डाला है और आने वाले समय में प्रदेश की उन महिलाओं के खाते में पैसा डलेगा जिनने आवेदन आज किया है। मगर भाजपा तो ये बताया कि 15 लाख रुपए किसी खाते में डाला। 2 करोड़ के नाम के ऊपर आप बोल रहे हैं कि पकौड़ा जो बना रहा है वो भी 2 करोड़ के यही रोजगार हमारा है। तो ये चीज़ें नहीं। और खुद इनके नेतृत्व ने इस बात को कहा कि ये एक जुमला था और ये चुनावी स्टंट था, मगर कांग्रेस ने स्टंट नहीं खेला। अगर कांग्रेस अगर झूठ के ऊपर राजनीति करनी होती तो कांग्रेस उस समय कह देती कि हम, भाजपा बोल रही है 15 लाख, हम 20 लाख दे देंगे। लेकिन भाजपा ने दिल्ली में 2500 रुपए दिए महिलाओं को, लगाया ना बाद में कट। अब पर उन्होंने 1 महीने में सरकार बनते ही डिलीवर किया। हिमाचल में तो अभी तक इट इज एन इशू। नहीं, किसको डिलीवर किया? आप ये भी देखिए ना, उसने डिलीवर किसको किया। डिलीवर किसको करने के बाद उन्होंने बाद में कट लगा दिया कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। हमने तो कहा 18 से लेके 60 साल की महिला तक सबको देंगे। उन्होंने तो एक कंडीशन लगा दी। उन्होंने तो 12 लाख के टैक्स स्लैब के ऊपर कंडीशन लगाई, या आप 12 लाख का स्लैब ले लीजिए, या फिर आप हाउस लोन का बेनिफिट ले लीजिए, या फिर आप अपना सेविंग का बेनिफिट लीजिए, या फिर 12 लाख का स्लैब ले लीजिए। तो अब वहाँ पे भी अगर आपके करनी और कथनी में फ़र्क है। 12 लाख का आपने स्लैब लोगों से वोट तो आपने ले लिया, बाद में कहा कि 12 लाख रुपए किसको का स्लैब किसको मिलेगा। अगर आप 12 लाख का स्लैब लेते हो तो आपको हाउस लोन का जो है वो रिबेट नहीं मिलेगा, आपको जो आपकी सेविंग का रिबेट नहीं मिलेगा। अब वहाँ पे ऑप्शन करिए अब टैक्स का क्या होगा कि अगर आप 12 लाख में जाना चाहते हैं कि पुराने उसमें रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो वोट के लिए आप कुछ भी कर रहे हो। पहले तो आपने हिमाचल में विरोध किया कि आपने 1500 के लिए आप बोल के जो आपने वोट लिया, पर बाद में आपने 2500 रुपये बोल के दिल्ली में नहीं वोट लिया। तो दिल्ली में तो वोट जो पैसा दे के लिया आपने। पार्लियामेंट के चुनाव में जिस दिन वोटिंग होती है, वोटिंग वाले दिन भी आपके 2-2 हज़ार का मैसेज आप लोगों को, तो आप रिश्वत दे के वोट नहीं ले रहे हैं। शरेआम रिश्वत लेके वोट ले रहे हैं 2-2 हज़ार का। और बाद में आपने 12,000 रुपये लोगों के खाते में डाला और बाद में कहा कि जिसका पैन कार्ड है उसको 12,000 नहीं मिलेगा। और लोगों की लाइबिलिटीज़ आज भी बैंक के ऊपर खड़ी हैं। आज भी बैंक के नोटिस उन लोगों को आए हैं जिन्होंने 12,000 रुपया लिया था। अब उनको कह रहे हैं कि वो 12,000 रुपया वापस कीजिए। तो ये चीज़ें जो है कांग्रेस ने जो कहा वो किया। कांग्रेस ने कोई झूठी गारंटी नहीं दी। नहीं है, कर रही है, मतलब नहीं कर रही है। हमने देखिए, किसी भी पार्टी का जो है वो घोषणा पत्र है वो 5 साल के लिए होता है, मगर हमने पहले साल भी किया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने पहले साल भी किया। हमने ओल्ड पेंशन भी बहाल की, हमने 1500 रुपये भी दिया, हमने जो है वो मनरेगा का पैसा भी बढ़ाया, हमने हर दिहाड़ीदार का पैसा बढ़ाया, हमने मिड डे मील का पैसा बढ़ाया, हमने आशा वर्कर का पैसा बढ़ाया, हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पैसा भी बढ़ाया, हमने हर वर्ग का पैसा बढ़ाया। और वो पैसा बढ़ाया जो एक हमने आउटसोर्स के लिए भी पॉलिसी ला के आउटसोर्स का भी पैसा किया, निर्धारित पैसा किया कि आपको 12,700 मिलेगा। ठीक है,
12,700 भी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मगर कम से कम अगर जिन लोगों ने शुरुआत की थी, अगर वो एक अच्छी शुरुआत करते तो शायद वही पैसा आज 20,000 से ऊपर होता। मगर आपने सिर्फ वोट लेने के लिए पैसे को और ये चीज़ें आपने जताई हैं, ये चीज़ें जो है वो जनता इस चीज़ को देख रही है कि सिर्फ सपने दिखाकर आप बहुत समय तक झूठ की राजनीति नहीं चलती। तो विवेक शर्मा जी, आपसे हम अगला जो पॉइंट टच करना चाहेंगे वो है हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, और पर्टिकुलरली अगर मैं थोड़ा और इसमें फर्दर जाऊं तो लोअर हिमाचल में, क्योंकि पंजाब से भी स्टेट शेयर बॉर्डर शेयर करते हैं, और हाल ही में कुछ लोग खालिस्तानी झंडों के साथ और इस तरह आए थे। हालांकि एक इंसिडेंट हुआ जो कि मनाली में हुआ, लेकिन फिर भी क्या आप कहना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि किस तरह परफॉर्म कर रही है सरकार उस एरिया में? देखिए, मेरा मानना है कि जो पीछे एपिसोड हुआ, उस एपिसोड में जो है वो जब झंडों को लेके और विवाद खड़ा कर दिया गया, और मैंने उस समय भी एक टीवी चैनल के साथ मेरा डिबेट चल रहा था, तो मैंने उस समय एक बात कही थी कि सबसे बड़ा होला मोहल्ला का कार्यक्रम जो है वो हिमाचल में वो होता है बाबा भड़वाल सिंह का मैडी मेला। और मैडी मेले में सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, जो पंजाब से लोग आते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि हिमाचल की जो आर्थिकी है, ये लोग जब आते हैं तो ये लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं हिमाचल के कारोबार को भी इसका अफेक्ट रहता है बहुत लोगों का, क्योंकि जो फेस्टिवल सीज़न है उसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। अब एक जो मनाली में जो वहाँ पे एक कार्यक्रम सामने आया, तो उसमें मैंने ये देखा कि लॉ एंड ऑर्डर में एक पुलिस वाले की ड्यूटी है कि वो किसी को रोकेगा, तो उसने एक सिर्फ इतना जो मैंने देखा, क्योंकि उस समय विधानसभा चल रही थी, हम भी ज़्यादा उसमें नहीं थे, तो मैंने देखा कि उन्होंने सिर्फ रोके और ये बोला कि झंडे को नहीं, उसमें कोई उसका कोई ऐसा विषय नहीं था कि किसी धार्मिक आस्था को उसने जो है उसको छेड़ना है या किसी को उसका जो है वो करना, मगर उसको जो है मैं देखा कि उसको गलत तरीके से जो है उसको वो हाईलाइट करने की कोशिश की गई। और क्योंकि पंजाब और हिमाचल तो दो लगते राज्य, और दोनों शुरू से जो है एक भाइयों वाला संबंध हो रहे हैं। अगर मैं ऊना की बात करें, ऊना के साथ हमारा नंगल लगता है, और हम लोगों का तो रोज़ का जो आना जाना जो पंजाब में, एक साइड नंगल है, एक होशियारपुर है, गढ़शंकर है, तो हमारे लोग तो आना जाना सबका वो है। पंजाब और हिमाचल का तो आपस में कोई विवाद नहीं था। मैंने उस समय कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब इस बात को कहा दिया कि मेरी जो है वो साथ लगते राज्य के मुख्यमंत्री से बात हो गई और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना, प्रदेश के मुख्यमंत्री का साथ लगते राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बात करके उसके ऊपर बातचीत करना, ये आपस में बड़ी बात थी। मगर कुछ लोगों ने उसको जो है वो विवादित रंग दे के जो है उसको अपनी राजनीति चिपकाने की कोशिश की गई। उससे पहले भी अगर आपको याद होगा, मनाली में एक एपिसोड हुआ, टैक्सी ड्राइवर के साथ जो है वो शरारत की गई, और उसके बाद वो प्रकरण जो है पंजाब में हुआ, काफ़ी दिन चलता रहा, बाद में उसको जो है वो सिमट गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं इसको धार्मिक आस्था के साथ अगर आप खेलने की कोशिश करें और धार्मिक चीज़ को अगर उसको बीच में अगर आप उसको कहीं करते हैं, तो हर व्यक्ति जो है उसमें जो है इन्वॉल्व होकर जो होता है कि मैं मेरे धर्म को, और ऐसा उसमें था कुछ नहीं। और हिमाचल में मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था जो है वो, हिमाचल वो एक शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से ठीक रहा है। यहाँ पे बहुत कम ऐसे घटनाक्रम होते हैं जहाँ पर जो लगे कि कानून व्यवस्था बिगड़ के कोई ऐसा क्रम हुआ है। हालांकि मैं देखता हूँ कि पंजाब, यूपी, बिहार, दिल्ली, ऐसे बड़े बड़े राज्यों में जो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे यहाँ पर इन चीज़ों को जो है वो सरकार का पूरा नियंत्रण इसके ऊपर रहता है, और सरकार उसके ऊपर भले जानती से बड़े अच्छे ढंग से उसको मेंटेन भी कर लेती है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में भले ही मस्जिद विवाद हो और हिमाचल की बसों पे कुछ इस तरह के पत्थर वत्थर फेंके जाना हो, या फिर पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जी पर हमला होना हो, मेरा मानना है कि जो मॉब होती है उसकी कोई शक्ल नहीं होती। भीड़ में आके कोई भी अटैक अगर करता है तो उसका कोई ना जाति है ना धर्म है, वो तो सिर्फ एक माहौल देखता है, क्योंकि माहौल में उसको लगता है कि क्या पता मेरा सिक्का चल रहा है, मैं ऐसी चीज़ करूँगा, और उस माहौल में कोई भी ऐसी घटना को करेगा, करने के बाद उसका रिजल्ट, दूसरी जो रिजल्ट जब आते हैं तो वो कहीं विवादित हो जाते हैं। और इसमें भी जो लोग इसमें शामिल थे, आस्ता आस्ता वो लोग जो है वो उन्होंने देखा कि ये गलत हो रहा है, और लोगों ने उसको जो बैकफुट के ऊपर अपने आप जाना शुरू कर दिया। लेकिन एक पूर्व विधायक पर गोलियां चल जाना, ये थोड़ी सीरियस बात तो है।
नहीं, सीरियस नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। एक पूर्व विधायक के ऊपर गोली मैं तो कहूँ पूर्व विधायक का किसी भी एक आम व्यक्ति के ऊपर भी अगर गोली चल जाए तो एक बड़ी बात है। मगर आप ये भी देखिए कि ऐसे घटनाक्रम कब होते हैं? ऐसे घटनाक्रम तब होते हैं जब पैसे के लालच के साथ आप देख रहे हैं कि अब चिट्टा का जो नशे को लेकर जिस तरह से कानून जो है वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी पहल शुरू की कि एक चिट्टे को लेकर जो कानून बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि फांसी तक की सज़ा जो है वो, उम्र कैद तक की सज़ा जो है वो दी जाएगी। तो जब तक हम जो है वो बड़े और कठोर डिसीजन नहीं लेंगे तब तक इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा। और जो घटनाक्रम उनका था कि लोग आए, गोलीबारी की, वो गोलीबारी का जो एपिसोड हुआ वो हुआ कि जिन लोगों को पैसा देके उकसाया गया। और पैसा व्यक्ति कौन लेता है? जब व्यक्ति जो है वो या तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है या उसका जो है वो उसको लगता है कि काम नहीं है। और ये चीज़ों के लिए मैं ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है वो सरकारें इसके लिए जिम्मेवार जरूर होती हैं, मगर वो ये भी देखिए कि वो लोग कौन से राज्य से थे, कौन से लोग थे। आज हिंदुस्तान में अगर पूर्व में अब तीसरी बार का नेतृत्व जो है वो केंद्र सरकार का हो गया, जिन लोगों ने कहा कि हम जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अगर आपने समय रहते लोगों को रोजगार की तरफ धकेला होता या उनका जो माइंड सेटअप है उसको अगर आपने ठीक दिशा में उसको ले जाने की कोशिश की होती, तो ऐसे घटनाक्रम तो मैं कहता हूँ यूपी बिहार में भी ना होंगे। ये क्यों हो रहे हैं? ये तब हो रहे हैं कि जो केंद्र नेतृत्व कर रहा है, कांग्रेस ने अपने समय में रोजगार दिए थे, तो आज वो लोग जो है वो आज आम परिवार के लोग भी ना जातिवाद में जाकर ना धर्म में जाकर जो है वो हर चीज़ के ऊपर एक सिंगल ट्रैक के ऊपर काम करके जो है डेवलपमेंट थी, जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी उस देश में जो है वो आज आप देख लीजिए कि डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची। अभी हाल ही में पीछे मैं एक विधानसभा टूर के ऊपर गया, तो मुझे 4-5-6 फ्लाइटों में जब जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो है वो हर प्लेन में पायलट या को पायलट जो लड़की थी। तो कहीं ना कहीं इस देश को जो है वो तरक्की के राह पर जो सरकारें लेके आई थी, इन लोगों ने उसी सरकारों को कोस के जो है वो अपनी राजनीति करनी शुरू कर दी। लोगों को, युवाओं को गलत दृष्टि के ऊपर ले गया। आज इनके समय में डॉक्टर भी सड़क के ऊपर आया, आज इनके समय में जो हर युवा रोड के ऊपर आया और उन्होंने मांग की कि रोज़गार, अगर उनको रोज़गार आपने दिया, ढंग से दिया होता तो आज शायद ये चीज़ें भी नहीं आती। आज दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो केंद्र नेतृत्व की, प्रदेश का तो कोटा क्या होता है, आज प्रदेश के साथ देख रहे हैं हम हिमाचल में किस तरह से अनदेखी हो रही है। आज केंद्र सरकार तो हिमाचल के हिस्से का पैसा भी नहीं देना चाह रही है। जो हमारे टैक्स का पैसा हमें मिलना चाहिए, जो हमारा राइट है, आज वो लोग, हम विधानसभा में देखते हैं, आज वो लोग हर चीज़ को बोलते हैं हमारा केंद्र, हमारा केंद्र तो भाई सबका है जी। लेकिन कैग ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके हिसाब से तो केंद्र ने पैसा जो दिया था वो अनटच्ड पड़ा रहा और इस तरह की गलत। देखिए, जो आंकड़े वो देने की कोशिश कर रहे हैं वो आंकड़े जो है वो अलग है, वो पैसा लैप्स नहीं हुआ। अब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया, मेरे पास प्रोजेक्ट आता है नवंबर महीने में, उसका जो है वो पैसा आ जाता है, पैसा आने के बाद उसका पैसा खर्च होगा, मगर अगर मेरे पास 6 करोड़ रुपये आता है तो 3 महीने में 6 करोड़ रुपये ख़त्म नहीं कर सकता। और वो पैसा जो है वो मार्च में जो लैप्स नहीं होता, उस पैसे को जो है वो आगे कंटिन्यूटी में दोबारा उसमें आके दोबारा आपको वो पैसा वापस आता है। जहाँ तक रिलीफ की पैसे की बात, जो पैसा हमारे को रिलीफ में जो डिजास्टर का पैसा हमें मिलना था, जो पैसा हमें मिलना था, जो डिजास्टर का हमने 10,000 करोड़ के इनकी टीम आके बोला कि 10,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ, जो प्रदेश का, जहाँ पे इन्होंने एक पैसा नहीं दिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद जो 4500 करोड़ रुपये जो है वो हिमाचल के खाते से दिया। अगर हमें तो जो हमें अपना पैसा ही मिल जाता तो आज वो 10-12-20 हज़ार करोड़ जो हमारे मिलना, तो आज तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति वैसे अच्छी हो जाती। मगर ये लोग सिर्फ इस बात को दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़े। और आप मुझे बताइए, आप विधायकों को खरीदने के लिए तो करोड़ों पे खर्च रहे हैं, मगर मंडी में जब बाढ़ आई तो आपने वहाँ पर जितना पैसा आपने 6 विधायकों को खरीदने के लिए दिया, या आपने वहाँ पर सरकार गिराने के लिए आपने पैसे को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, और ये सामने चीज़ें आई। हम तो नहीं कह रहे हैं कि धन बल के साथ आपने वो चीज़ें करने की कोशिश की। हालांकि भाजपा इस बात से इनकार करती है कि कोई धन बल का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन आरोप है। आप पार्लियामेंट के चुनाव में वोटिंग वाले दिन आप अपने वोटर को 2,000 रुपये डाल रहे हो, जो खाते में डल रहा है। कि मैसेज उस दिन गया, लेकिन पैसे तो नहीं। अब देखिए, अब या तो इलेक्ट्रॉनिक के युग में अगर बंदे को अगर वो चीज़ अगर समझ नहीं आ रही हो, आज मैं किसी के अकाउंट में आरटीजीएस करता हूँ,
और ये चीज़ तो कि नहीं प्रूफ हुई ना कि वो किसके खाते से गया और किसको गया। कांगड़ा, उन्होंने कहा कि कांगड़ा बैंक से पैसा गया जी, महिला मंडलों को गया। कमलेश ठाकुर के खाते से तो नहीं गया, किसके खाते से गया, किसने डाला? कांगड़ा बैंक से गया उनका कहना। कांगड़ा बैंक तो एक बैंक है, बैंक की रोटेशन तो होती है। बैंक तो किसको पैसा डाल सकता है, वो किसको भी डाले, को समाज से भी, किसी समाज से भी डाल दियो। मुझे अच्छा लगा कि आपकी वर्किंग बहुत अच्छी चल रही है, मैं आपको कुछ डोनेट करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको पैसा दे दिया। मैं उस महिला मंडल को धन, यहाँ पे तो चुनावी धन बनवाने का था। ये जो लोग जिनके साथ चुनाव हो रहा था, जिन लोगों ने हर वार्ड में, मैं तो खुद उस चुनाव में था, हर वार्ड में जिन्होंने महिला मंडल बना के उनको महिला मंडल की महिलाओं को पैसा दे के उकसा के वोटें लेते रहे। आज अगर जो लोग आज ब्लेम लगा रहे हैं, अगर आप अपने चैनल के माध्यम से पता कीजिए कि सुजानपुर में, हमीरपुर में और देरा में कितने महिला मंडल हैं और बाकी विधानसभा में कितने महिला मंडल हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने, मैं आपको ये एक सियासी खेल खेला गया। इन लोगों ने हर वार्ड में जाके महिलाओं के महिला मंडल बना के उनको पैसे डालने शुरू किया। हमारे साथ हमने खुद भुगतान किया, हमने खुद देखा हमारे क्षेत्र में जो है महिलाओं को जो है वो इनके खातों में पैसे, प्रक्रिया तो शुरू यहाँ से ही हुई। आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। महिला मंडल थी, सरकार बनवाती थी, महिलाओं के महिला मंडलों को पैसा जाता था, सरकार देती थी, विधायक अपने निधि से भी देते थे। मगर ये भी देखिए कि अब ये चीज़ें जो बोल रहे हैं वो बाहर महिला मंडलों को के लिए बोल रहे हैं, कांगड़ा बैंक से आया, वहाँ से आया। मगर ये बात भी तो प्रूफ कीजिए कि किसी खाते से गया। बैंक से तो कोई भी दे सकता है। मुझे अच्छा लगा कि महिला मंडल अच्छा काम कर रहा है, मैंने अपने खाते से पैसा दे दिया। तो ये चीज़ कहना, जो आरोप लगाना जो है वो है, आरोप को सिद्ध करना जो है, जब तक वो आरोपी तब आरोप में आता है जब वो आरोप सिद्ध हो जाए। आप उस बात को हवा में किसी चीज़ को बोलेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। राजनीति में वैसे भी आरोपों में बहुत ग्रे एरिया होता है, ब्लैक एंड व्हाइट ज़्यादा हो नहीं पाता है। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी स्पष्ट हिमाचल की राजनीति में कि हिमाचल के लोगों ने उन लोगों को इग्नोर किया जिन लोगों ने धन बल के साथ राजनीति करने की कोशिश की। और ये आज प्रूफ हो चुका है कि एक आम परिवार, मैं कहता हूँ 68 विधायक हैं, बहुत लोगों के आम परिवार से, बहुत लोग, हम लोग भी आम परिवार से हैं। मगर ऐसा नेतृत्व जिन लोगों ने, जिस व्यक्ति ने जो है वो एक आम परिवार से राजनीति शुरू करके विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट से वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चाहे आज हम हिमाचल के बहुत सी जगह देखें, मगर नेतृत्व करना एक अपने आप में एक कला है। और उसका जो है वो, चाहे बहुत से लोग हैं जिनका पृष्ठभूमि में राजनीति नहीं थी, मगर वो लोग मेहनत करके आए। तो मेहनत करके अगर वो लोग आए तो आज वो अपनी जनता के लिए काम कर रहे हैं, पैसे से वोट नहीं ले रहे हैं। ये लोग वो थे जो पैसा दे के वोट लेते थे, जो एक बार 2000 देते थे, अगली बार 3000 देते, अगली बार 5000 देते। मगर जो 8-8, 9-9 बार यहाँ पर विधायक बने, वो लोग पैसे से नहीं बने। उन लोगों ने लोगों का मन को जीता है, उन लोगों ने लोगों के ऊपर जीत हासिल की है। लोग उनको बोलते हैं कि आप चुनाव लड़ो। हम, अगर वो कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मगर फिर भी बोलते हैं कि आप चुनाव लड़ें। तो ये एक जनता के साथ एक प्यार, एक भावना होती है जी। उस तरह की राजनीति तो अब कम ही होती जा रही है वैसे। नहीं, अभी भी है, अभी भी लोग हैं जो 5-5 बार जीत कर आए हैं। आज हिमाचल विधानसभा में आंकड़ा देख लीजिए, ऐसे लोग हैं जिनके परिवारों से 5-5, जिन्होंने 5-5, 6-6 चुनाव जीते हैं, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो। तो उनके साथ लोग हैं, कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास उनके साथ है। सभी लोग वो नहीं है, मगर जो पैसे के जोर से राजनीति में आते हैं उनका समय बहुत कम होता है। आपने चिट्टा भी मेंशन किया था, तो ये इनकम्प्लीट रहेगी ये बातचीत अगर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज़ सेंसिटिव। मेरा मानना है कि जो चिट्टा है उसको उसकी रोकथाम के लिए कांग्रेस ने जो अब हाल ही में विधानसभा में जो कानून लाया है, उस कानून के साथ जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी नकेल कसने वाली है। कारण यह है कि आज से पहले क्या होता था कि 3 ग्राम 4 ग्राम जब चिट्टा पकड़ा जाता था, उसके बाद उसको पता था कि स्वाभाविक है मुझे बेल मिल जाएगी, वो अंदर जाएगा, 5-6 महीने अंदर रहेगा, वापस आ जाएगा, नया गिरोह तैयार करेगा। अब उसके ऊपर रोकथाम के लिए जो कानून व्यवस्था बनाई गई है, अब उस व्यक्ति को पता लगा कि अगर इस बार मैं पकड़ा गया तो फिर मैं लंबे जाऊँगा और मैं आ नहीं पाऊँगा। जी, इसमें मैं लेकिन एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जो ये प्रॉब्लम है चिट्टे की, ये बहुत डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो जो लोग पेडलर्स हैं वो हैं, पर इसमें दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो इसमें विक्टिम हैं, जो इसके चक्रव्यूह में फंस गए हैं। तो अगर उन पर भी हम इतने स्ट्रिक्ट कानून, और जैसे कि हमारी जो पुलिस है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई बार सिर्फ आंकड़ों और हेडलाइंस के लिए कि इस हफ्ते इतनी गिरफ्तारियां हुई, और उसमें कई बार आप एडिक्ट्स को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन
सबके साथ डील करने का एक तरीका अलग होना चाहिए। अगर हम उनका सामाजिक स्तर बहिष्कार ही कर देंगे कि ये तो अलग है हमसे, और ये उनको हम ऐसे बोलने लगे कि ये नशेड़ी हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो तो आपके पास आएंगे भी नहीं ना मदद के लिए। फिर वो तो अपने आप को उनके ज्यादा करीब मानेंगे पेडलर्स के। नहीं, ऐसा नहीं है जी, तो मुझे लगता है एक सेंसिटिव अप्रोच भी हमें रखनी पड़ेगी इसमें। मेरा मानना है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। पहले तो देखिए, मैं तो आपके चैनल से के माध्यम से एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में जितने भी लोग पारिवारिक लोग, सभी लोग पारिवारिक लोग हैं। पहले तो इसकी रोकथाम के लिए पहले अपने परिवार में एक नकेल जो है वो परिवार के लोगों को कसनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चा चाहे हमारा हो चाहे किसी का हो, जो बच्चा बेमौत जो मारा जा रहा है उसके पीछे कौन है, क्या नहीं है और किन घटनाक्रम में वो फंस रहा है, उसके ऊपर तो परिवार को भी देखना पड़ेगा। हमने भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, समय हमने भी देखा उतार चढ़ाव हर चीज़ हर व्यक्ति, मगर हम ये देख रहे हैं कि ये फाइबर नशा अब जो आया है, जिस नशे को बच्चों ने जो है वो गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया, इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो परिवार को आगे आना पड़ेगा। कौन बेच रहा है ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, मगर अब जब कानून व्यवस्था आज से पहले लचीला कानून था, मगर कानून व्यवस्था जब इसमें स्ट्रिक्ट कानून जब लाया जाएगा तो बेचने वाला भी सोचेगा कि अगर मैं भी पकड़ा गया तो मैं लंबे उसमें जाऊंगा। क्योंकि अभी तक उन चीज़ों का पर्दाफाश नहीं हो रहा था, मगर आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने से बहुत से लोग ऐसे पकड़े गए जो सरकारी कर्मचारी थे, बहुत से लोग थे जो वकील थे। और वो लोग कौन थे? वो लोग हर वो व्यक्ति था जो पैसे की लत में इतना आगे चला गया था, उसको ये नहीं पता लग रहा था कि पैसे कमाता कमाता मैं इतने आगे बढ़ जाऊंगा कि शायद मैं उससे वापस नहीं आ पाऊंगा। अब वो लोग समझ रहे हैं कि पैसे के चक्कर में वो लोग क्या कर रहे थे। अब ये जब तक उन लोगों की काउंसलिंग होगी नहीं और जब तक वो चीज़ समझेंगे नहीं, और अब मैं देख रहा हूँ कि दुष्प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि जिस तरह से डेथ रेशो बढ़ रही है, अब लोगों को अकल आ रही है कि नहीं, अब हमें इसको रोकना पड़ेगा। और जब कानून व्यवस्था भी उसमें अगर स्ट्रिक्ट हो रही तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, अगर हम नहीं लगेंगे तो कहीं ना कहीं पारिवारिक ये हम खुद इस बेल्टे में आके हमारा परिवार भी इसमें कहीं सम्मिलित हो सकता है। क्योंकि आपने देखा पीछे एक नालागढ़ का एपिसोड हुआ, उसने अपने माता पिता को जो है वो उसमें एडिक्ट कर दिया, और वहाँ पर जो है वो परिवार पूरा जो है उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए परिवार को भी आगे आना पड़ेगा, सामाजिक रूप के ऊपर हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी समझ के जो है इसमें आगे आना पड़ेगा। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति एक सरकार का काम नहीं है, ये हर उस परिवार के व्यक्ति का काम है, जिसको जो है अगर वो रोक नहीं लगाएगा तो वो कहीं ना कहीं चक्कर घूम के आपके परिवार के ऊपर ही आ जाएगा। सो मैं ये तो कहूँगा कि सरकारें जो कर रही हैं वो अपना काम कर रही हैं, हर चीज़ हो रही है, मगर सामाजिक रूप से ऊपर हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेवारी भी समझनी पड़ेगी। अंत की तरफ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कुटलेहड़ में जो बैठा व्यूअर आपको देखेगा, उसे आपसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्या आपका विजन है कुटलेहड़ के एक आम आदमी के लिए? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि कुटलेहड़ की जनता के साथ हमारा वायदा है। हमने युवाओं को रोज़गार के लिए कहा है कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे। हमने क्षेत्र के लोगों से वायदा किया है कि आपकी पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, हमने उसको ख़त्म करना है। मगर मैं साथ साथ ये बात भी कहूँगा कि संयम से काम करके चले रहें। कारण है कि एक बहुत बड़ा अंतराल है, 30-32 साल का एक बहुत बड़ा गैप है, जिसको पूरा करते करते जो है समय लगेगा। और जिस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री बात कहते हैं, मैं ये कहूँगी आज हम लोग यहाँ पे सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति है। हमने जनता से जो वायदे किए हैं वो वायदे निश्चित रूप से जो है कांग्रेस पूरा करेगी, और हमने लोगों की आर्थिकी को मजबूत करना है। हमने हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत करना है ताकि वो अपने परिवार को जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत करके आगे चलाए। युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, किस क्षेत्र में जो है वो औद्योगिकरण भी किया जाएगा, पानी की समस्या को ख़त्म भी किया जाएगा। और जिस तरह से देख रहे हैं कि अब जो है वो स्कूलों में जो स्कूलों की एजुकेशन की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जा रहा है, हम उसमें भी सुधार कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल को अपग्रेड कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं तभी होंगी जिससे हम जो है जनता का पूर्ण सहयोग हमारे से रहेगा। क्योंकि जनता कुटलेहड़ की जानती है, हमारे परिवार को जानती है। हमने हमेशा काम जो है जनता के लिए किया है, और मेरे परिवार का इतिहास इस बात का रहा है कि हमने जनता के लिए अपना 24/7 वर्किंग हमने की है, और जनता के लिए दरवाजे हमारे हमेशा से खुले रहे हैं, और हम जनता के लिए समर्पित हैं। आपके लिए मतलब एक निजी सवाल है कि आपके लिए राजनीति का मतलब क्या है? और इसका दूसरा पार्ट है, अगर आप एक पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप क्या होते?
देखिए, पॉलिटिशियन मान के तो मैं आज भी अपने आप को नहीं चलता हूँ। मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैंने खुद एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाई, उसको उसके ऊपर मैं काम किया। मेरा जो धर्म है, मेरा जो काम है, वो समाज के हर उस व्यक्ति के लिए काम करने के लिए, जिस व्यक्ति ने मुझ पर विश्वास करके मुझे अब एक अपना एक वकील अपॉइंट करके जो है वो अपनी आवाज़ को उठाने के लिए मुझे आगे लाया है। तो मेरा उन लोगों से वायदा है कि अगर आपने मेरे पे विश्वास किया है, तो निश्चित रूप से जो आपने विश्वास हम पे किया, हमने उस विश्वास को कायम रखने के लिए आपकी आवाज़ हमने आज विधानसभा के पटल पर भी रखी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भी हम चर्चा करते हैं और किस क्षेत्र के विकास के लिए हम दिन रात जो है किस क्षेत्र के विकास के लिए उसके साथ खड़े हैं। जी। अगर हम बात करें आपकी विचारधारा की, जैसे एक पार्टी की विचारधारा तो होती है, लेकिन आपकी एक राजनीति में क्या विचारधारा है? देखिए, विचारधारा तो यही है कि आज हमने समाज के उस अंतिम वर्ग के लिए काम करना है जिसको हमारी ज़रूरत है। उसके लिए विचारधारा के साथ साथ जो है वो एक विल की ज़रूरत है और उस विल के साथ हम काम कर रहे हैं कि आज हमने समाजी तौर से जो है वो अपने क्षेत्र को और आर्थिक तौर से अपने क्षेत्र को मजबूत करना है। उसके लिए जो है वो जिस विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं, जिस विचारधारा ने जो है वो इस देश का निर्माण किया है और उसी विचारधारा के साथ चलते जो है वो पता है कि इस विचारधारा ने ही एक आम व्यक्ति को जो है उसकी मजबूती कड़ी में जोड़ा है और आगे भी वो जोड़ेगी। तो हम उसी विचारधारा के साथ जुड़ के अपने क्षेत्र का विकास करवाएंगे। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने अभी अभी सुना विवेक शर्मा जी को बेबाकी से अपने विचार रखते हुए हमारे सभी सवालों के उन्होंने एक बेबाक अंदाज में जवाब दिए। आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट।